Good morning, students. Beta, we are doing the chapter 8, that is the thermodynamics, and we have completed up to the first law of thermodynamics. Now we will start with the cyclic and the non-cyclic processes. What is cyclic process? Cyclic process वो process होता है जहाँ से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो और वापस इनिशियल अपनी उसी स्टेट पे आ जाए, यानी कि इनिशियल टू फाइनल और फाइनल से बैक इनिशियल स्टेट पे जो आ जाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस के टाइम पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहता है? ज़ीरो रहता है। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसके बाद है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, मान लो कोई रिएक्शन है, हमने स्टार्ट की Na plus HCl, it gives NaCl एंड द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो क्या ये रिएक्शन जहाँ से शुरू हुई है वहीं वापस उसी स्टेज पे आ सकती है? नहीं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। की एक बार जो रिएक्शन होगी सो होगी, वो वापस अपनी उसी स्टेज पे नहीं आएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें हमने सिस्टम लिया, उसके अंदर इनिशियली उसका जो टेम्परेचर है P1 V1 है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, और कुछ टाइम के बाद ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है इट इंक्रीजेज टू P2 एंड V2। दिस इज द इनिशियल volume and the pressure P1 V1 and P2 V2 is the initial final pressure and volume of the gas. Okay, now work done during the expansion. Work done during the expansion, that is A, E, B, C, D and A. This point is C beta, this point is D. तो इस टाइम पे हमने एक्सपेंशन निकाल दिया, ये हमारा क्या है? W1 वर्क है। ओके, उसके बाद गैस क्या हुई? कंप्रेस हुई। कंप्रेशन के बाद साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे जाएगी। ठीक है, ए टू बी क्या हुआ? एक्सपेंशन। ए टू बी क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो और बी टू ए क्या हुआ? कंप्रेशन। पहले गैस एक्सपेंड हुई, फिर कंप्रेस हुई, फिर उसी तरीके से हम उसका एरिया निकाल देंगे। अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन है। अगर डीवी इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर डीवी डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव। तो यहाँ से ड्यूरिंग द कंप्रेशन जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी एफ ए सी बी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन। अब हमें निकालना है इसके अंदर नेट वर्क डन। नेट वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं? नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ओके, अब यहाँ पे क्या है? जो W1 की वैल्यू वो पुट कर दी, माइनस ऑफ W2, क्योंकि जो वर्क डन है ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो क्या है? नेगेटिव है। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आएगा वो किसका आ जाएगा? सिस्टम का आएगा, दैट इज ए ई बी एफ ए। किसके इक्वल है? ए ई बी एफ ए, यानी कि जो हमारा ये कर्व बना है इसका नेटवर्क डन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कोई और प्रोसेस है, चेंज इन प्रेशर है, टेम्परेचर है, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें इसका वर्क डन निकालना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? पहले हम उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, एरिया निकाल के हम उसका क्या निकाल देंगे? वर्क डन। वो भी क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर इंटू पाई बाय 4। ओके, हीट इंजन क्या होता है बेटा? हीट इंजन वो डिवाइस है जो हीट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। हीट इंजन किस तरीके से काम करता है? हमारे पास मान लो कोई सोर्स है, हॉट रिजर्वॉयर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है? T1। वर्किंग सब्सटेंस ने यहाँ से क्या ली? हीट ली। उसने कुछ हीट तो काम में यूज़ की। ठीक है, कितनी हीट यूज़ की उसने? W क्या है? हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, जो नेट वर्क डन यूज्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। ओके, और उसके बाद जो रिजेक्टेड हीट है वो कहाँ चली गई? सिंक के अंदर चली गई। सिंक हमारा क्या है? कोल्ड रिजर्वॉयर है। ठीक है, Q1 हीट इसने ली यहाँ से, Q2 इसने क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। ठीक है, और T1 जो है टेम्परेचर है हॉट रिजर्वॉयर का और T2 टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वॉयर का। ओके, तो यहाँ से T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि जो हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है दिस इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द T2। अब हमारे पास क्या है बेटा? हमने क्या कहा कि Q1 क्या है? Q1 इज द हीट एब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स
एंड Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। जितनी हीट रिजेक्ट हुई है, मतलब जो काम में लेनी थी वो ले ली, बाकी की हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आ जाएगी, दैट इज dQ इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 के इक्वल। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो हमारा du है वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दिस dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dw। du क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ से चेंज इन हीट किसके इक्वल आ जाएगी, चेंज इन वर्क डन। और वर्क डन Q2 हीट किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल। दिस इज द नेट वर्क डन ऑफ द हीट इंजन। ओके, नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी जो है क्या होती है कि हमने कितनी हीट सिस्टम को दी और कितनी उसने काम में यूज़ करी, दैट इज द एफिशिएंसी। ओके, द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी क्या है कि नेट वर्क डन के टाइम पे उसने मतलब कितनी हीट यूज़ की, Q1 माइनस Q2, और रिजेक्ट कितनी की है उसने, मतलब टोटल हीट कितनी ली थी उसने, Q1। दिस इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है कि जो हमने दिया उसको, उसमें से उसने काम में कितनी लगाई, तो जो वर्क में यूज़ की है उसने वो है Q1 माइनस Q2, और टोटल हीट हमने कितनी दी थी, Q1। ठीक है, कोई भी हीट इंजन जो है 100% एफिशिएंट नहीं होता। ओके, क्योंकि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, वो कुछ तो काम में यूज़ कर लेता है, कुछ ना कुछ हीट जो है हमेशा रिजेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की 100% नहीं हो सकती है। जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर भी हमारा 99% एफिशिएंट होता है, 1% एफिशिएंसी की उसमें भी कमी है 100% होने में। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, मान लो हम किसी चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, अगर वो महंगी चीज़ होगी तो लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कुछ कम करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल ही डाउन है, हम कुछ हद तक उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो एफिशिएंसी है वो हमेशा लेस देन 100% होगी। अगर हम क्या कहें, अगर कुछ भी हीट सिस्टम को रिजेक्ट ना हो, यानी कि अगर Q2 ज़ीरो हो जाए, तो मतलब जितनी हीट उसने सोर्स से ली थी वो सारी की सारी उसने काम में लगा दी, रिजेक्ट तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ से ईटा कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 100% एफिशिएंट, और ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है। ओके, उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर। बेटा रेफ्रिजरेटर भी क्या है, ये भी रिवर्सिबल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। Q1 वही जो हमने हीट यूज़ की है, Q2 जो सिस्टम को दी है, चेंज इन हीट कितनी आ जाएगी, Q2 माइनस Q1 के इक्वल, और वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस W, क्योंकि वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ है और यहाँ पे गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। वही साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगी, ज़ीरो, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है हमारे पास, रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल फ्रॉम द सिंक टू द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन पर साइकिल। जितनी हीट हमने किसको दी, सिंक को दी, टू द जितनी जो हीट है वो काम में यूज़ हुई है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा इज इक्वल्स टू हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड द टोटल हीट यूज्ड फॉर द वर्क। ठीक है, अब हमने टोटल हीट कितनी ली सोर्स से, Q1 ली, उसमें से हमने Q2 किसको दे दी, सिंक को दे दी, यही तो हमारा वर्क डन होगा। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है रिलेशन है कार्नोट इंजन और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में। ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, तो 1 माइनस ईटा, इसको हम उधर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। एंड अकॉर्डिंग टू द कार्नोट हीट साइकिल Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q2 बाई Q1 को हमने क्या पुट कर दिया, T2 बाई T1। तो बीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट इज द second law of thermodynamics.
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी, एक तो है कैल्विन प्लैंक और एक है क्लेशियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक क्या कहते हैं, ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो सारी की सारी हीट को वर्क में यूज करे। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रिजर्वोयर एंड कन्वर्ट 100% हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू द वर्क। ठीक है, यही हमने ऊपर कहा कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो कैल्विन ने भी क्या कहा है कि ऐसा हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। नेक्स्ट है क्लोशियस स्टेटमेंट। क्लोशियस स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by external agency which would transfer heat from a body at a lower temperature to another body at a higher temperature। मतलब ऐसी कोई मशीन को डिज़ाइन करना भी इम्पॉसिबल है जो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र करे, क्योंकि हीट हमेशा हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो क्या है साइक्लिक प्रोसेस, वो थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग बैक रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड द सराउंडिंग डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि एक बार जो रिएक्शन हो गई सो हो गई, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगी। दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस और द नॉन साइक्लिक process. Okay, thank you beta. Today we will do up to here. In the next video we will do the Carnot heat engine, and this is our last topic. Okay, thank you and have a nice day.